क्या एक्सप्लेन किया था, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुए थे उनको ट्रेड बैरियर्स वगैरह हटाना था, उनको आज़ादी चाहिए था, इसके लिए उनको नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए था। वो लाइन कहीं पे भी आई नहीं है किसी के नोट्स में, वो आनी चाहिए। आज हम लोग कर रहे हैं जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे। जर्मनी के यूनिफिकेशन में कुछ टफ पार्ट नहीं है, बट इटली का और ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है ये थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है, यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है कि मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली के ब्रॉड हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। अब जो जर्मनी में, इधर ध्यान दे, यू हैव टू आंसर। जर्मनी में ये लिबरल नेशनलिज्म ने अपनी असेंबली बनाई थी, उसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था? वियना में। जर्मनी की मैं बात कर रहा था, सेंट पॉल चर्च में हुआ था ना। वो जो जिधर उसके साथ किंग के साथ, हाँ, क्रोएशिया के लिए। वियना का किधर हुआ था? वियना का किसके का हुआ था? वो लोगों का, प्राग वालों का। फ्रैंकफर्ट। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे मीटिंग, इधर जाना ना, वहाँ पे मीटिंग हुआ था। मीटिंग में उन्होंने क्या डिमांड किया था? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए था। किंग ने क्या बोला? नहीं, चलो भागो इधर से। नहीं, उसने थोड़े राइट देने की सोची थी। नहीं, उसने नाम पहले भगा दिया। उसको सपोर्ट किसने किया था? बाकी किंग ने सपोर्ट किया था, एज वेल एज आर्मी ने किया था। ओके, एंड कैसे हुआ उस मीटिंग का? आर्मी को बुलाया था, आर्मी ने डिसबैंड कर दिया था, बराबर। देखो, 2 दिन पहले का तुम्हें याद नहीं रह रहा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार वीडियोस देखो प्लीज। अब वो लोग बोल रहे हैं कि आर्मी ही आर्किटेक्ट बन सकते क्या नेशन स्टेट का? जब आर्मी ने ही उनको भगाया था तो आर्मी ही नेशन स्टेट कैसे बनाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग था, इट वाज इन एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। कई सारे लोगों ने ये लाइन लिखी है कि नेशनलिज्म के साथ साथ डेमोक्रेसी वगैरह जुड़ी हुई थी और रिवॉल्यूशन भी जुड़ा हुआ था। अब रिवॉल्यूशन कौन करेगा? दीप प्लीज आंसर। रिवॉल्यूशन कौन करेगा? किसमें? मेरे घर में पीपल ही करेगा। और कौन से? जिनको रेवोल्यूशन चाहिए था। हाँ, जिनको रेवोल्यूशन चाहिए था। रिवॉल्यूशन चाहिए था, मतलब जिनको उनको चेंजेस चाहिए थे। चेंजेस चाहिए थे। अभी हाँ, बट कौन रिवॉल्यूशनरी इस कैटेगरी में आता है? कौन है? कंजर्वेटिव्स आएंगे क्या उस कैटेगरी में? कंजर्वेटिव्स उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आएंगे कौन? लिबरल लोग आएंगे, राइट और रॉन्ग? अब ये लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया था, इसका एसोसिएशन, उनके साथ साथ क्या 2 चीज़ें चल रही थी? डेमोक्रेसी और नेशन स्टेट बनाने की उनकी इच्छा चल रही थी, बराबर। बट अभी हुआ क्या? अभी ये जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे ये तो हार गए थे। जर्मनी में हम लोगों ने क्लियरली देखा कि आर्मी ने उसको डिसबैंड कर दिया। फिर अभी रिवॉल्यूशन कौन करेगा? क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है कि आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन हो ही नहीं रहा यूरोप में, डेमोक्रेसी की भी बातें नहीं हो रही है, तो क्यों बातें नहीं हो रही है? तो उसका इमीडिएट नेक्स्ट लाइन क्या है? अब कंजर्वेटिव्स जो थे वो रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। यस, कंजर्वेटिव्स जो थे वो रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके पीछे का रीजन क्या था? कंजर्वेटिव्स क्यों रिवॉल्यूशन लाएंगे? जैसे इमीडिएटली मुल्ला ने पूछा कि क्यों। अब कंजर्वेटिव्स को ये आइडिया आ गया था कि अगर इनको अभी थोड़े राइट्स नहीं दिए तो कभी भी तख्ता पलटी हो सकता है। बोला था तो इट्स बेटर है कि थोड़ी थोड़ी छूट दी जाए, थोड़ी थोड़ी छूट दी जाए। अब ये छूट देने के चक्कर में कंजर्वेटिव्स ने ऐसे भी सोचा कि अगर मैं ही नेशन स्टेट बनाने की बातें करूं तो सब लोग मुझे ही राजा रखेंगे और मेरी ही वाह वाह होगी। अब तुम चारों को जो चाहिए वो अगर मैंने सामने से बोल दिया, तुम्हारे मन में है कि छुट्टी चाहिए, और मैंने सामने से बोल दिया कि नहीं, मैं जरा पिकनिक के लिए जा रहा हूँ,
तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या हमने तो नहीं बोला, आप ही बोल रहे हो, राइट और रॉन्ग। तो यही सिचुएशन यूरोप में चल रही थी, सबकी डिमांड थी नेशन स्टेट बनाने की। अब नेशन स्टेट बनाने के लिए लोग रिवॉल्यूशंस कर रहे थे, बट अगर राजा ही खुद बोला कि नहीं मैं ही नेशन स्टेट बना के देता हूँ तुम्हें, तो फिर सब जनता खुश और राजा को सर पे बिठाएगी, बराबर। तो फ्रांस में सबसे पावरफुल किंगडम कौन सा था? सबसे पहले इधर ध्यान दें, फ्रांस को पैचवर्क क्यों कहते हैं, सॉरी जर्मनी को पैचवर्क क्यों कहते हैं? तो सब डिवाइडेड थे। यस, सब छोटे 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 यूनाइटेड स्टेट्स से डिवाइडेड थे। ओके, उसमें से सबसे पावरफुल कौन था? प्रूएशिया वाला किंगडम पावरफुल था। तो प्रूएशिया के किंग ने क्या बोला, चलो मैं ही नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी इनको सबको साथ में लाना था, तो जहाँ जहाँ पे छोटे किंगडम्स थे उनको हराना पड़ेगा, बराबर। तो प्रूएशिया ने टोटल 7 लड़ाई 3 साल में कुछ 7 लड़ाइयाँ लड़ी, या 7 लड़ाइयाँ 3 साल में लड़ी, या वाइस वर्सा ऐसे कुछ तो है। फिर इसने ये 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जर्मनी को यूनिफाई किया। अब जर्मनी को इसने यूनिफाई तो किया, बट साथ में लाना लोगों को और साथ में फीलिंग्स के साथ लाना, ये 2 अलग चीजें हैं, बराबर। तो अभी इसने सब जगह यूनिटी या यूनिफिकेशन होने के लिए सब जगह सेम करेंसी, सेम लॉ, सेम बैंकिंग सिस्टम सब होने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की। और जो क्रोएशिया में मॉडल था अब वो पूरे यूनिफाइड जर्मनी में चालू हो गया। समझ में आया पूरा बैकग्राउंड? तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आफ्टर 18 हाँ, क्योंकि अभी आर्मी मतलब यही कर रहे हैं ना, किंग कर रहा है और किंग वॉर कर रहा है, तो कौन है आर्किटेक्ट नेशन बनाने के लिए? आर्मी ही। समझ में आया तुझे? आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन करना ही नहीं है, क्यों रिवॉल्यूशन नहीं करना, अभी वॉर करना है, क्योंकि किंग ही अपने साथ हो गया। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव, मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग ये मोबिलाइज कौन करता था? मोबिलाइज मतलब टू ब्रिंग टुगेदर फॉर सर्टेन कॉज, मतलब लोगों को साथ में लाना और सर्टेन कॉज के लिए। दिव तुझे क्या लगता है यहाँ पे किंग ने सब लोगों को साथ में क्यों लाया था? मतलब सबको मिला के मतलब वॉर के लिए। ओके, जर्मनी के यूनिफिकेशन बाय कंजर्वेटिव बाय प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। अभी जब वो सबको अपने अंडर कर लेगा, अलग अलग किंगडम्स को, और लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वो किंग का पूरा डोमिनेशन सब जगह पे हो जाएगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। जर्मनी और इटली किस तरह से, इसी तरह से तो लड़ाई वगैरह करके हुई थी यूनिफाइड। एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वेर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। तो पहले कहाँ पे था नेशनलिस्ट फीलिंग? किसमें था? मिडिल क्लास जर्मन में। who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation। तो इन्होंने कोशिश किया था नेशन स्टेट में लाने का और इलेक्टेड पार्लियामेंट डेवलप करने का। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड मतलब खत्म कर दिया था बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, बराबर। और उनको सपोर्ट किसका मिला? बिग लैंड ओनर्स का, जिनको जंकर्स कहते हैं। क्रोएशिया में कुछ जंकर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। पिछले पार्ट में ये नहीं दिया था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फ्रॉम देन ऑन क्रोएशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो क्रोएशिया ने स्टार्ट किया यूनिफिकेशन। तो क्रोएशिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस, carried out with the help of Croatian army and bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही लोग थे, एक सिस्टम डेवलप हुआ था, उन सबको और आर्मी को साथ में लेके इसने नेशन स्टेट बनाने का कोशिश स्टार्ट किया। 3 वॉर ओवर 7 years, मैंने बोला ना वाइस वर्सा। तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई 7 साल में। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और उसमें जीता कौन? क्रोएशियन विक्ट्री हुआ एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इन जैन 1871 द क्रोएशियन किंग विलियम वन, अब वो जो था वो फ्रेडरिक 4 था, फ्रेडरिक विलियम 4 था, ये दूसरा राजा है। विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्पायर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। तो वर्सेल्स में एक हॉल ऑफ मिरर नाम का एक पैलेस है,
वहाँ पे फिर ये लोग का मीटिंग हुआ और आगे का प्रोसीजर हुआ। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन का थर्ड वर्ड बिटरली और थर्ड लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड अनहिटेड। अब बिटरली मतलब हार्श, लिखना भाई, किधर लिख रहे हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ का बोला मैंने। और थर्ड लास्ट लाइन अनहिटेड। अनहिटेड मतलब अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट to distinguish between truth and illusion. Literally, a confusing situation which is difficult to distinguish between truth and illusion. ठीक है, अब क्या हुआ, ये लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो डेवलप किया है बराबर, बट यहाँ पे अभी भी पूरी तरह से प्रॉपर डेमोक्रेसी डेवलप हुई है क्या? नहीं। तो यहाँ पे इसने वॉर किए, वॉर करके किंगडम्स को एनेक्स किया, बट अभी तक लोगों को उसने यूनाइट नहीं किया है और डेमोक्रेसी नहीं आया है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये हमें समझना है इस पैराग्राफ से और इन 2 वर्ड्स से। इन 2 वर्ड से हमें यही चीज समझा ना मेरा क्या सुना? हाँ, हार्श It's difficult to distinguish between ट्रूथ एंड इल्यूजन। अरे इतना जगह है उधर, क्यों गंदा करती है? ठीक है, बाद में अभी वीडियो में देख लेना। On the harsh cold morning of 18 Jan 1871, an assembly comprising means consisting the prince of German state, representatives of the army, important Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in an unheated hall of mirror in a palace of Versailles. तो ये पैलेस है हॉल ऑफ मिरर्स करके, वर्सेलिस इस जगह पे, वहाँ पे लोग सब लोग मिले टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केजर विलियम I ऑफ क्रोएशिया। समझ गया ना? ये सब बोल रहे हैं, बट इन 2 वर्ड से पूरा सिनारियो चेंज होता है। अगर ये 2 वर्ड का मैंने मीनिंग नहीं बताया था तो तुम्हें लगता था सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। बोलना। हाँ, ये पैराग्राफ में किंग का सेरेमनी हो रहा है, अभी वो लोग आज़ाद है, जर्मनी का यूनिफिकेशन है, सब जगह नाच गाना चल रहा है, हॉल ऑफ मिरर्स में उनकी मीटिंग वगैरह हुई। बट ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पैराग्राफ में जो हो रहा है वो सब सही नहीं हो रहा है। क्यों सही नहीं हो रहा है? क्योंकि 2 मेन चीज़ें अभी भी रह गई है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे और लोग साथ में नहीं है, लोग यूनाइटेड नहीं है। ओके, अब ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ जर्मनी में, इससे ये तो पता चलता है कि प्रोविंशियल स्टेट का भी डोमिनेंस सब जगह आ गया है। बट ये जो नया स्टेट बना है ये पूरी तरह से यूनिफाइड है क्या? यूनिफाइड इन व्हाट सेंस? सब जगह सेम लॉज, सेम करेंसी, सब मेजरमेंट्स, वैसा नहीं है। तो अभी क्रोएशिया का डोमिनेंस था, तो क्रोएशिया क्या करेगी? जो उसका सिस्टम है वो बाकी स्टेट्स पे इम्पोज करेगी। और इसके आगे जो प्रॉब्लम्स हुए वो तुम्हें 11th-12th में अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हारा CBSE फालतू टेक्स्ट बुक आगे कुछ बताया नहीं, यहाँ पे जर्मनी खत्म हो गया, दिस इज द एंड ऑफ जर्मनी का थिंग। बाकी आगे जर्मनी के बारे में इतना कुछ है ही नहीं। मतलब अभी तक डेमोक्रेसी आया है जर्मनी में, सब लोग खुश है, नहीं है, कुछ आया नहीं। सिर्फ ये लास्ट है कि क्रोएशिया एम्पायर का डोमिनेंस था जर्मनी में, इसलिए उसने क्या किया, उसके बाकी एम्पायर्स में जहाँ पे उसने एनेक्सेशंस किए थे बाकी जगह पे, वहाँ पे क्रोएशियन मॉडल इम्प्लीमेंट कर दिया है। समझ में आया दीप? द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ क्रोएशियन स्टेट पावर। तो डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्लियरली बताना या जताना, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्लियरली बताना या जताना कि डोमिनेंस किसका है? क्रोएशियन स्टेट का। अब जो नया स्टेट बना प्लेस द स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को नई तरीके से छापना, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को डेवलप करना या मॉडर्नाइज करना। क्रोएशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ जर्मनी।
बाकी जर्मनी में जैसे क्रोएशिया में चल रहा था उस तरह का सिस्टम चलेगा। रोड बस क्या बात है? अभी इटली के बाद इटली करना है।